ये क्लास 9th का हम लोग चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स यानी कि चैप्टर 6 है। और आज थ्योरम फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट किए। इसके पहले बहुत सारा 8 वीडियो अपलोड है। और जो लोग पहली बार चैनल को विजिट करेंगे वो कम से कम एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी नया वीडियो अगर अपलोड किया जाए। वैसे सारे एनसीईआरटी के पहले हम बोलेंगे डिटेल थ्योरम, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड करेंगे एक्सरसाइज वाइज, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग आधे सवाल को अपलोड करेंगे इसका डिटेल सॉल्यूशन। तो आज ये एनसीईआरटी का अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये थ्योरम 6.1 है, ठीक है। और इस थ्योरम में हमें थ्योरम को पहले प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लिया जाए। स्टेटमेंट में दिया गया है ये थ्योरम 6.1 क्या कहता है, कैसे प्रूफ करेंगे। करेंगे टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वैसे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट पिछले प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे अपोजिट एंगल का वैल्यू जो होगा इक्वल। लेकिन हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन समझे थे। अब यहाँ पे थ्योरम हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि थ्योरम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरम को प्रूफ करने का स्टेप क्या होगा, उस स्टेप को समझना जरूरी है। क्योंकि ये पहला थ्योरम है तो इस थ्योरम में थोड़ा सा इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले ये स्टेटमेंट जो लोग जिनके पास बुक अभी अवेलेबल नहीं होगा, जो लोग देखेंगे कम से कम स्क्रीनशॉट इस स्टेटमेंट का ले ले। वैसे एनसीईआरटी में ये पहला ही थ्योरम अवेलेबल है। इसको हम रफ करके थोड़ा सा बता रहे हैं कि थ्योरम को कोई भी थ्योरम अगर प्रूफ करने चले किसी भी क्लास में, क्लास 8 में भी थोड़ा हल्का फुल्का थ्योरम प्रूफ करना है, अगर 9th हो क्लास 10th हो तो 9th क्लास 10th क्लास में थ्योरम को प्रूफ करने का स्टेप कौन कौन सा होता है, किस तरह से हम किसी भी थ्योरम को प्रूफ करेंगे, उन सारे स्टेप को समझे पहले। कैसे किसी भी थ्योरम को ये बंद करो जी, वो सब बंद करो, ठीक है। तो हम कुछ स्टेप को पहले समझेंगे। अगर कोई भी थ्योरम किसी भी क्लास में दिया जाए, बात समझ लो पहले, कोई भी थ्योरम किसी भी क्लास में दिया जाए तो सबसे पहला स्टेप मेरा होता है, इसको थोड़ा सा हम रफ करके समझा रहे हैं, रफ कर रहे हैं, उसके बाद में हम समझा रहे हैं कैसे थ्योरम को प्रूफ किया जाएगा। सबसे पहला हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं, यानी कि स्टेप जो होगा, स्टेप्स होगा थ्योरम को प्रूफ करने का पहला। सबसे पहली चीज पहले बार लिखते हैं हम लोग गिवन, गिवन को लिखेंगे। अब गिवन कहाँ से लाएंगे भाई, तो गिवन किसी भी थ्योरम को जो थ्योरम दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसी से हम लोग गिवन वैल्यू को लिख लेते हैं। समझ में आ गया, जो स्टेटमेंट दिया जाएगा मतलब गिवन लिख, गिवन पॉइंट में जो भी हम मेंशन करेंगे वो सारा का सारा स्टेटमेंट में जो दिया रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप हम लोग देखते हैं हम लोग को प्रूफ क्या करना रहता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग टू प्रूफ। समझ आ गया, टू प्रूफ का मतलब होता है कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए, मतलब जो डिमांड किया जाए कि हमें क्या प्रूफ। जैसे ये जो थ्योरम 6.1 हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें दिया गया है कह रहा है कि वर्टिकली अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। मतलब हमसे सिंपल ये टू प्रूफ में सेकंड वाले स्टेप में हमसे ये पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो। तो ये मेरा जो सेकंड वाला स्टेप होगा ये टू प्रूफ में, मतलब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया। थर्ड स्टेप जो फॉलो करते हैं थ्योरम को प्रूफ करने के लिए वो होता है मेरा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ये बेसिक चीज है, अगर इसको जाने बगैर हम कोई थ्योरम को अगर कोई भी प्रूफ कर रहा है तो गलत, क्योंकि इसको अगर जान लेते हैं तो आधा काम मेरा थ्योरम का हो जाता है। थ्योरम में कोई ज्यादा लेंदी थ्योरम नहीं रहता है, कोई भी थ्योरम हो तो आराम से उसको प्रूफ के बस उसके स्टेप को अगर समझ लिया जाए कि किसी भी क्लास में इस थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाएगा। बात समझ रही है लड़की पीछे, चलो सो मत लड़की सीधा बैठो, तो पहले सीधा बैठो, एकदम आदमी जैसा बैठो सब। अब देखो जी, हाँ, तो पहला हम लोग गिवन लिखेंगे, स्टेटमेंट से बार बार बता रहे हैं क्योंकि थ्योरम बढ़िया अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है कि थ्योरम कैसे, अब तुमको समझाया ही जा रहा है, मास्टर चिल्ला रहा है, बक बक यहाँ चिल्ला रहा है। देखो ये टू प्रूफ है, ये कहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वाले स्टेप में। ये कंस्ट्रक्शन हम ये बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन अगर किसी थ्योरम को कभी कभी बहुत सारे थ्योरम हम देखेंगे कि जो दिया गया स्टेटमेंट उसी से हम लोग का काम चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी कंस्ट्रक्शन हमसे थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमें आता है जो 9th क्लास में भी देखेंगे, 10th क्लास में भी देखेंगे हम लोग। तो 9th क्लास में भी अगर 9th क्लास पढ़ रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारा ऐसा थ्योरम दे दिया जाएगा स्टेटमेंट जिसमें हमें अपने से कुछ फिगर में करेक्शन करना पड़ता है।
जो दिया नहीं रहता, इनकम्प्लीट रहता है, उसको रिजल्ट को फाइंड करने के लिए, मतलब प्रूफ करने के लिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें अपने से कुछ फिगर में करेक्शन करना पड़ता है। तो उसको, उस स्टेप को हम लोग कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। थर्ड स्टेप होता है रिजल्ट को प्रूफ करने का। समझ में आ गया? लेकिन ये कंस्ट्रक्शन जहाँ जिस स्टेटमेंट में हम जिस फिगर में करेंगे वहीं पे लिखेंगे। ये हर जगह ये कोई ये यूज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं किए वहाँ पे लिखे जा रहे हैं, नहीं, वहाँ पे हम उसको छोड़ देंगे। चौथा और लास्ट स्टेप जो होगा प्रूफ होगा। अगर इन बातों को हम समझ जाएं तो हम लोग का थ्योरम का आधा काम हो जाता है। प्रूफ में क्या है कि प्रूफ में हमें ये लेकर के चलना पड़ता है कि किस तरह से हम अपना स्टेप अब आगे बढ़ाएं कि हम रिजल्ट तक पहुंच जाए। मतलब प्रूफ लेकर के किस तरह से हम रिजल्ट को चले कि हमें यहाँ पे पहुंचना है, ट्रू प्रूफ पे पहुंचना है। ये 4 स्टेप का ओवरऑल ध्यान रखना है। और अगर इन बातों को कोई ध्यान रख ले तो 90 मतलब 90 का 70 से 80% मार्क्स मान के चलो कि वो रिजल्ट प्रूफ कर देगा। थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस का चीज़ है थ्योरम। अगर जो लगातार प्रैक्टिस करे, ये ऐसा पोर्शन है कि बिना प्रैक्टिस का कोई प्रूफ ही नहीं कर सकता है। अगर इसको प्रूफ करना है तो हमें हमेशा प्रैक्टिस में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये फॉर्मूला पुटिंग होता नहीं है, इसमें दिमाग का भी यूज़ करना पड़ता है और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा खोजता है ज्योमेट्री। अगर एक बार मेरा पकड़ बन गया ज्योमेट्री के ऊपर तो फिर हम क्वेश्चन को प्रूफ करने लगते हैं, क्वेश्चन में जो दिया गया रहता है उसको पूरा करने लगते हैं। बात समझ में आ गई? किसी को इतने, अगर इन बातों को सारे लोग इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सबको अगर समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया, इतने लोग बैठे हुए हैं, कम से कम उनको लग रहा है कि 100-150 तो आराम से है, इस क्लास में अवेलेबल है। तो अगर ये 100-150 लोग बैठे हुए हैं भाई, तो अगर सबको समझ में आ रहा है, क्लास भरा पड़ा है, इतना गर्मी में भी भरा पड़ा है, ठीक है, तो इन बातों को समझ लेना कि ये जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्यों हंस रही है जी, समझ रहे हो? तो अब इसको इरेज करें हम अपने थ्योरम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो जी, ये फिगर ड्रॉ कर दिए हैं, यही फिगर है। इसमें हमें प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहला गिवन वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन में क्या दिया गया है कि 2 लाइन दिया गया था और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये 2 लाइन है, एक AB लाइन है और दूसरा कौन सा लाइन है? CD, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ऊपर। तो हम लोग को प्रूफ करना है, जो गिवन दिया गया है हम लोग उसको नोट कर लेंगे। लिखो यहाँ से सबसे पहले 2 लाइन्स intersect each other at point O। सिर्फ इतना लिखना है कि गिवन में क्या दिया गया है कि 2 लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है each other at point O। इतना सब लोग नोट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप, दूसरा स्टेप, हमें क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया है? टू प्रूफ। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ में हम लोग किसी भी, हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOD, यानी पहला प्रूफ रिजल्ट करना है कि एंगल AOD इसके जस्ट अपोजिट कौन सा है? BOC। तो एंगल AOD का वैल्यू जो है ये प्रूफ करके दिखाना है एंगल BOC के इक्वल हो। और सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ करना है कि एंगल AOC इक्वल हो जाए एंगल BOD के, एंगल BOD। ये दोनों रिजल्ट को प्रूफ करना है, इस बात को लिख लो। यहाँ पे हमें जो रिजल्ट प्रूफ करना था टू प्रूफ एंगल AOD, एक बार फिर बता दे रहे, एंगल AOD को प्रूफ करना है BOC के इक्वल। वर्टिकली इस एंगल का अपोजिट ये है, ये इस एंगल का अपोजिट ये है। हम लोग को अब चलेंगे थर्ड स्टेप में। कंस्ट्रक्शन का कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जो दिया गया है हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसलिए उस स्टेप को स्किप कर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये स्टेप जो होगा तीसरा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप होगा। अगर कंस्ट्रक्शन करते तो फोर्थ स्टेप होता है। ये क्लियर कर दे रहा है। अब हम लोग प्रूफ की तरफ चलेंगे, इसको कैसे प्रूफ किया जाए। प्रूफ सबसे पहले देखो, यहाँ पे किसी एक लाइन को जैसे मान लिया जाए कि ये CD एक लाइन है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। देखो ये C से D एक CD एक लाइन है, उस केस में वो ये क्या होगा? ये रे होगा। समझ में आ गया? तो हम बताए हैं कि अगर किसी लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड करे तो वहां पे
लीनियर पेयर से जो एंगल का सम होता है वो कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रे, लिखो जी, रे ओए स्टैंड ऑन ओए, रे ओए स्टैंड ऑन CD, सॉरी CD, हाँ CD के ऊपर स्टैंड है, इस बात को क्लियर कर लो। अब हम इस स्टेप थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि देखो ये एक लाइन है CD, इसके ऊपर रे एक ओए स्टैंड है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लिया जाए। यहाँ पे लिखे कि एंगल AOC, जब एक रे OA जो CD के ऊपर स्टैंड था, तो उस केस में एंगल AOC का वैल्यू जो AOC प्लस एंगल AOD, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। एकदम आसान है, हमको नहीं लग रहा है कि अगर थ्योरम जिसको समझ में अगर एक बार आ जाए तो उसका जिंदगी बदल जाएगा। कम से कम 9th और 10th सोए थ्योरम को प्रूफ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे अगर देखा जाए तो नहीं समझने वाले के लिए ज्योमेट्री टफ है, समझने वाले के लिए सबसे आसान चीज है, और पूरा मैथ ही आसान है। समझ में आ गया? इसको यहाँ से पहले नोट करो, सारे लोग हो गया सबका? अरे बोलो यस चलो, ठीक है। यहाँ तक ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड, इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। और देखो इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल गया कि एंगल AOC, दूसरा अगेन, फिर हम लोग दूसरे को अगेन लिखेंगे यहाँ पे अगेन, फिर एक बार किसको मानेंगे? देखो इस OB को क्या मान लेंगे हम? OD को एक रे मानेंगे और AB को एक लाइन कंसीडर करके मान लिया जाए, ठीक है। ये AB एक लाइन है और उस केस में OD क्या है? रे है। फिर वही वाला सेंटेंस लिखेंगे कि OD रे स्टैंड, या ऐसे लिखो रे OD स्टैंड्स ऑन AB। समझ आ गया? मतलब रे जो OD है वो AB के ऊपर क्या है? स्टैंड है। बात समझ में आ रही है जी? अब देखो यहाँ पे जब ये एक लाइन है ये पूरा, और ये एक रे है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये एक लाइन है AB और ये क्या है? एक रे है OD। तो ये लाइन के ऊपर AB के ऊपर OD स्टैंड है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल क्या लिखेंगे? BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। कौन से रूल से हुआ ये भी? लीनियर पेयर। अरे बोल क्यों नहीं रहा है सब? लीनियर पेयर, ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो खाली। देखो अब हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गया, इस थोड़ा सा इसको रफ कर दिए, दो इक्वेशन फाइंड हो गया। पहला इक्वेशन जो है हमें मिला था कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD। तो यहाँ पे देखो पहला इक्वेशन, इसको भी थोड़ा सा देखो, पहला इक्वेशन में हमें क्या मिला था? यहाँ पे समझना है कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD, एंगल AOD दोनों का सम जो था 180 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट है जिसको लीनियर पेयर से। इक्वेशन सेकंड में देखो एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स 180 डिग्री। दोनों इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि एक साइड इसका क्या है? इक्वल है, यानी कि देखो ये LHS साइड है इस इक्वेशन का, पहले वाले इक्वेशन का। ये कौन सा साइड है? RHS। यहाँ पे देखिए कि ये LHS है और ये कौन सा है? RHS। तो इसका एक साइड जब इक्वल हो जाए किसी भी दो इक्वेशन के, तो हम इस LHS को LHS के इक्वल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। थोड़ा सा एक बार लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। पहला इक्वेशन में क्या दिया गया है इसको लिख देते हैं। इक्वेशन सेकंड तो यहाँ पे लिखे हुए हैं एंगल AOC प्लस एंगल क्या दिया गया है? एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन क्या है? सेकंड। ये इक्वेशन से पहला और ये क्या है? दूसरा। दोनों में देखो ये LHS RHS क्या है? दोनों के लिए कॉमन है। तो उस केस में ये वाला जो पार्ट होगा LHS पहले वाले इक्वेशन का और दूसरे वाले इक्वेशन में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल क्या हो जाएगा? AOD इक्वल होगा एंगल AOD
प्लस एंगल BOD। बात समझ में आ गई? देखो जी, ये फ्रॉम इक्वेशन से देखो दोनों इक्वेशन था 1 और 2 यहाँ पे निकाल दिए हम, दोनों का RHS इक्वल था तो उस केस में LHS को हम इक्वल किए, तो ये वाला हम थोड़ा सा हटा दे, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये दोनों इक्वेशन से हमें मिल गया कि एंगल देखो एंगल AOC प्लस एंगल AOD, मतलब देखो एंगल AOC प्लस एंगल AOD, दोनों तरफ देखो AOC इधर है प्लस में AOD इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल क्या है BOD। AOD को इधर लेकर के आ जाओ, तो AOD को अगर इधर लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं AOD। ये वाला AOD अगर इधर आएगा तो माइनस में क्या लिखेंगे AOD और इक्वल्स टू एंगल BOD। कोई दिक्कत? AOD में से AOD को माइनस करें कितना हो जाएगा 0। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। AOD में से अगर AOD को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, मतलब ये दोनों एंगल को मिलकर कितना हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल BOD। अब देखो एंगल AOC और A क्या है यहाँ पे देखो AOD, एंगल AOC और प्लस में क्या है BOD, एंगल AOC और यहाँ पे है BOD। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे कैसे स्टेप को फॉलो करेंगे उसको लिखा जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 से ये मिल गया कि एंगल AOC का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, तो एंगल BOD के। ये हम लोग एक प्रूफ कर दिए रिजल्ट, जबकि एक रिजल्ट पूछा गया था दूसरा, जब ये वाला एंगल प्रूफ कर देगा एंगल AOC और इक्वल्स टू हो गया एंगल BOD। देखो दो तरह से प्रूफ किया जाएगा इसको, फिर हम लोग वही प्रोसेस लेके इतना चलेंगे। अगर रिजल्ट प्रूफ आप देखो दूसरा प्रूफ करना था कि एंगल BOC का वैल्यू AOD के इक्वल प्रूफ करना था ना जी। यहाँ पे जो दिख रहा है ये डबल लाइन वाला एंगल, ये वाला इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करना था। तो दो तरीका है, एक तो तुम लेकर के पूरा चलो कि लंबा चौड़ा फिर इतना स्टेप लिख करके आओ, नहीं दूसरा स्टेप हमें इस तरह से प्रूफ करेंगे कि इतना लंबा चौड़ा लेकर के नहीं चलेंगे, हम लोग लिख देंगे कि सिमिलरली। क्या लिखेंगे? बिल्कुल यही प्रोसेस होगा, सिमिलरली लिखो जी सब लोग, सिमिलरली। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली इट कैन बी, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड, it can be proved angle AOD equals to एंगल क्या लिख सकते हैं BOC। ऐसा लिख करके भी हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना स्टेप अगर फिर से हम एक बार चले तो फिर इन सारे चीजों को लिखना पड़ेगा इस एंगल AOD और BOC को प्रूफ करने के लिए वर्टिकली। तो एग्जाम में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक रिजल्ट को हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये वाला एंगल जो था इस एंगल के इक्वल है, मतलब वर्टिकली अपोजिट है, तो हम इस एंगल को ऐसे सिमिलरली लिख करके लिख सकते हैं कि सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। और यही मेरा रिजल्ट हो गया। इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो पूरा अगर चलेंगे तो इतना स्टेप फिर हमें इतना चलना पड़ेगा, उससे कोई फायदा नहीं। और लिखना भी चाहे लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिखने का है तो हम लोग इतना भी लिख करके रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलरली लिखने का मतलब ही हो गया कि बिल्कुल वही वाला स्टेप फॉलो करेंगे वैसे ही। फिर एक बार लाइन एक मानेंगे, फिर एक रे को स्टैंड कराएंगे, फिर दूसरी बार एक लाइन में दो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 3 4 से फिर एक हमें स्टेट मिलेगा, वहां पे दोनों अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे। समझ में आ गया सारे लोगों को? कोई दिक्कत है?